हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में जो केमिस्ट्री के 50 सवाल आए थे उसके डिटेल में सॉल्यूशन देंगे। आप लोगों को पता है कि 50 के सवाल आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। तो फिजिक्स का दोस्तों मैंने पहले अपलोड कर दिया था। ये केमिस्ट्री के 50 सवाल देखेंगे 2019 में जो पूछा गया था। इसके बाद हम लोग फिर मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और देखेंगे उससे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी पैटर्न पर आप लोगों का सवाल आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक सवाल देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप लोग एग्जाम में हेल्प हो सके। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मैथ्स भी होंगे, इस टाइप के भी बहुत सारे सवाल रहेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी प्रकार के दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे झारखंड पॉलिटेक्निक जो एग्जाम आने वाला है आप लोग का। ठीक है, ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है तो बस लग जाइए, जुड़ जाइए। अगर सरकारी कॉलेज में सीट लेना है तो मेहनत कीजिए, अभी वक्त है। चाहते अगर आपके जैसा ही कोई लड़का सरकारी कॉलेज में सीट लेगा तो आप क्यों नहीं, मेहनत कीजिए, आपको भी जरूर मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, मैं दोनों को पढ़ूंगा क्योंकि कुछ इंग्लिश के भी विद्यार्थी हैं, कुछ हिंदी के भी विद्यार्थी है। देख क्या है, डैश गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है, यानी कि डैश गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद H2SO4, यानी कि कहा जा रहा है कि जब जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जब जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो यह करेगा इसका SO4 तो ले लेगा, यानी कि ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ZnSO4। ओके, और प्लस दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोजन बच जाएगा वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाएगी। तो आप लोग साफ देख सकते हैं कि अभिक्रिया, और अगर पूछता है कि किस प्रकार का अभिक्रिया होगा तब क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा क्योंकि जिंक जो है वो विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन यानी कि H2। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक आंसर है। ओके, अगला सवाल, त्वरित चूना है। ठीक है, त्वरित चूना। तो दोस्तों त्वरित चूना बोलिए या फिर आप लोग बिना बोझा हुआ चूना बोलिए। ठीक है, दोनों सेम ही है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आप लोग चूना देखे हैं घर में जो पुताई करते हैं तो पानी में डालने से पहले जो सूखा चूना होता है ढेला ढेला टाइप का, उसे ही हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि त्वरित चूना बोलिए या फिर बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, आप लोग इस दोस्तों से बुझा हुआ चूना भी पूछ सकता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों होता है CaO, और अगर बुझा हुआ बात कर गया, बुझा हुआ चूना तो होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसी को बोलता है क्विक लाइम। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, CaO। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखिए क्या है, ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ डैश की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। स्लैग्ड लाइम रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर। देखिए अच्छा क्वेश्चन, ढला हुआ चूना बोला है, इससे पहले क्या था, त्वरित चूना। त्वरित मतलब जो सूखा हुआ रहता है, ढला हुआ मतलब जो पानी में हम लोग घोल देते हैं। अभी हम बोले उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो इसको पानी में घोलने के बाद आप लोग देखते होंगे दीवारों में पुताई करते हैं, सफेदी करते हैं ना, तो वो क्या, जो वातावरण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग जो घर में पुताई करते हैं, जो घर में चूना पचोड़ा करता है, आप लोग जानते ही होंगे, तो तुरंत तो साइन नहीं करता है, तुरंत नहीं चमकता है, कुछ देर बाद वो साइन करने लगता है, चमकने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये वाला है चीज़ है CaOH होल ट्वाइस, इसी से हम लोग पुताई करते हैं। ठीक है, सफेदी करते हैं। ये जब वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है, इससे जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में करता है अभिक्रिया, तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3, ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि संगमरमर का भी सूत्र होता है, तो इसलिए साइन करने लगता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, ढला हुआ चूना जब धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका परत बना लेता है, तो CaCO3 का परत बना लेता है दीवारों पर, इसलिए वो चमकने लगता है। ठीक है, संगमरमर जैसा। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है कि जब हम लोग पुताई करते हैं तो चमकता है किस लिए है, तो इसी के कारण चमकता है, CaCO3 फॉर्म होता है। ओके, अगला सवाल 54 नंबर क्या बोल रहा है कि डैश श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन combines with oxygen in the cells and produce CO2 and water। तो दोस्तों ये जो है ग्लूकोज, पता है, ग्लूकोज श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पन्न करता है। ग्लूकोज ही होता है जो हम लोग जब साफ सांस लेते हैं तो वो कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फिर वो टूटता है और उसी के दौरान फिर कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है। ठीक है,
पानी उत्पादन होता है, ऊर्जा मिलता है, ये सारा चीज़, तो उसी के दौरान दोस्तों ये सारा चीज़ मिलता है। तो क्या हो जाए इसका आंसर? ग्लूकोज बिल्कुल सटीक आंसर हो जाए। ग्लूकोज जब टूटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऊर्जा निकलता है, पानी निकलता है, ये सारा चीज़। ओके, और कब? श्वसन के दौरान, जब ऑक्सीजन से हम लोग इसका अभिक्रिया होता है। यहाँ देखिए कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या? ग्लूकोज हो जाएगा। अगला 55, लोहमय गंधक स्फटिक का रंग है, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। फेरस सल्फेट का देखिए एक कलर इससे पूछा जा सकता है, तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, मैंने पहले ही बताया, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसका हर एक टाइप का क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए क्या है, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल दोस्तों ये ग्रीन होता है, ठीक है, यानी कि हरा। एक कलर से क्वेश्चन रहता है, ओके, इसको याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है तब डैश का उत्सर्जन पाया जाता है। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इमिशन ऑफ डैश ऑकर्स। तो लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 सब लोग जानते हैं। तो जब PbNO3 को दोस्तों हम लोग गर्म करते हैं, PbNO3 इसको जब गरमाया जाता है, ठीक है, इसको जब हीट मिलता है तो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है? तो दोस्तों इसको जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो ये बनाता है, लेड अलग हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, बैलेंस भी करना होता है। तो आप लोगों को बस दिखाना था क्या बनता है। तो ये जो होता है NO2 गैस बनता है, ठीक है, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा और बाकी का बैलेंस कर दीजिएगा और क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ NO2 मेन हम लोग क्या गैस बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए क्या है, PbNO3 है, ठीक है, तो NO है तो NO3 से यहाँ पर क्या NO2 बन जाएगा। 56 का बी इज द राइट आंसर। 57, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यह डैश प्रक्रिया के लिए उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या एक चीज समझ लीजिए, क्या है, देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या बना रहा है? BaSO4, मतलब Ba जो है इसका SO4 ले रहा है और NO क्या कर रहा है? Na इसका Cl ले रहा है, देखिए है ना, NaCl बना लिया और BaSO4, मतलब दोनों जो Na और Ba है एक दूसरे को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर दे रहा है। तो इस कौन प्रकार का विक्रिया होता है ये? जब दोनों चीज एक दूसरे को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित करता है तो दोहरा विस्थापन यानी कि द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी का ही ज़्यादा सवाल रहेगा, ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है सवाल, मैथ में थोड़ा रहता है हार्ड, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आसानी रहता है। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते हैं। मतलब जो चिप्स के बैग है उसमें कौन सा गैस भरते हैं? तो ये तो कोई भी बोल देगा। आप लोग चिप्स खाते हैं ना, लेज, कुरकुरे, ये सारा चीज़, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो बहुत बार पढ़े आप लोग, क्या है, नाइट्रोजन गैस से फिल होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कोई चिप्स का चैकेट जो एकदम मतलब चिमसा हुआ रहता है, हवा निकल जाता है उसमें से, नाइट्रोजन निकल जाता है, तो खाते हैं वो सब? नहीं खाते हैं ना आप लोग। अरे नहीं लेंगे, उसका स्वाद बदल जाता है। तो आप लोग फुला हुआ पैकेट ही खाते हैं ना, क्यों? क्योंकि कुर खाने में रहता है, टेस्टी रहता है, और जैसे उसमें नाइट्रोजन निकल गया तो कुछ दिनों बाद वो मतलब उसका टेस्ट बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ रहता है। आगे देखिए 59, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने पर प्राप्त होता है। सेम, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन ऐसे बताया कि ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर डैश इज ऑब्टेन। मैंने कहा लाइम वाटर मतलब वही CaOH होल ट्वाइस, इसको आप ढला हुआ चूना बोलिए या फिर बुझा हुआ चूना बोलिए, ठीक है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है धीरे धीरे, ध्यान सुनिए, 2 क्वेश्चन बन सकता है। जब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड पार होता है तब तो बनाता है ये CaCO3। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग घर में सफेदी किए घर का, ठीक है, तो वहां पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। तो उसमें धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है, तब क्या बना लेगा? ये CO3 बना लेगा। लेकिन क्या बोल रहा है? जब चूने के पानी माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने लगता है, ठीक है, मतलब जितना पहुंचना चाहिए उससे ज्यादा पहुंचता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है, तब क्या बना लेता है? तो दोस्तों जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा ना, तभी क्या बना लेगा? CaHCO3 बना लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बना लेगा? CaHCO3, ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि देखिए ये क्यों हो गया CO3 का होल ट्वाइस, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि CO2 ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। वहां पर कैसे मात्रा मिल रहा था? जब CaCO3 बना रहा था तब CO2 सिर्फ एक वो मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए यहाँ पर क्या बना लेगा? ये CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। कम मात्रा में मिलेगा तो CaCO3 बनाएगा, ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो CaHCO3 का होल ट्वाइस बना लेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल
60 नंबर, डैश का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। कौन सा घोल बिजली का संचालन नहीं करता है? डैश सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज की हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोग एक बात देखे होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलिए या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलिए, सब आयन प्रोड्यूस करता है। ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी OH माइनस आयन देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है तो ये H प्लस आयन देगा। लेकिन जब ग्लूकोज टूटता है ना तो कोई आयन नहीं देता, ना H प्लस देता है नो OH माइनस देता है। तो दोस्तों जब कोई आयन ये प्रोड्यूस करेगा ही नहीं पानी में तो ये करंट कैसे फ्लो कराएगा? नहीं कराएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि हाँ OH माइनस दे रहा है या फिर H प्लस, कोई भी एक चीज़ दे रहा है तो करंट फ्लो होगा, अगर नहीं दे रहा है तो नहीं होगा। 60 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 का देखिए, रक्त का pH है, रक्त मतलब ब्लड, हम लोग का शरीर जो आप बता है ना कि किसमें, आओ देखते हैं किसका खून में कितना गर्मी है तो ये 61 नंबर क्या इसका हो जाएगा दोस्तों 7.4, याद रख लीजिएगा। ठीक है, रक्त का pH होता है। नेक्स्ट 62 नंबर, हमारा पेट डैश एसिड को उत्पन्न करता है। हमारा पेट कौन सा एसिड को उत्पन्न करता है? जो पाचन के लिए मदद करता है, यानी कि जो डाइजेशन में हेल्प करता है हम लोग को। तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग को शरीर से उत्पन्न होता है पेट से, तो वो क्या करता है? पाचन, जो खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। अब कभी कभी होता है ना, कभी कभी आप लोग खट्टा ढकार रहने लगता है, देखे होंगे, जो बोलते हैं इसको धुआं ढकार बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, खट्टा ढकार बोलते हैं। तो ये क्यों? जब हम लोग शरीर में कुछ ऐसा खा लेते हैं ना जिस कारण शरीर में मतलब एक्सेस HCl उत्पन्न होने लगता है, ज़्यादा मात्रा में शरीर में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लगता है, तब शरीर से खट्टा डकार आता है। तो क्या करते हैं आप लोग? तब आप लोग डाइजिन की गोली खाते हैं ना, या फिर आप लोग इनो खाते हैं, तब आप लोग कोई क्षारक वाला चीज़ खाते हैं तो क्या होता है? वो फिर न्यूट्रल कर देता है। तो ये चीज़ होता है। तो एक्चुअली हमारे शरीर में क्या निकलता है खाना को पचाने के लिए? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, चलिए 63 नंबर, बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। जो बिच्छू होता है, ठीक है, नेटल, सिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स इंजेक्ट कॉजिंग बर्निंग पेन। ठीक है, आप लोग ये बिच्छू बूटी मतलब एक पौधा होता है। ठीक है, आप लोग कौन कौन जानते हैं कमेंट में सभी लोग जरूर बोलिएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, बिच्छू एक पौधा होता है, एक आप लोग देखोगे, आप लोग अपनी भाषा में इस पौधा को क्या बोलते हैं जरूर बोलिएगा। इस एक पौधा होता है, इसमें तो इस तरह का होता है बूंदा बूंदा, जैसे हाथ से जैसे टच हो गया ना आपका ये चीज़, तो वो पूरा हाथ जलने लगता है। ठीक है, कुछ देर उसमें हाथ में बूंदा बूंदा टाइप का उठ जाता है। ठीक है, तो ये डंक दर्द होता है उसमें बहुत सारा होता है ना। कभी कभी पुराने ज़माने में मूवी में दिखाता था कि अगर कोई टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा मार दिया तो बिच्छू बूटी का डंक ला के चेयर में रगड़ देता था, टीचर आके बैठता था और उसको खुजलाने लगता था। ठीक है, तो इसी प्रकार के बिच्छू बूटी कौन कौन सुने होंगे और आप लोग इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बोलिएगा। इसमें बता दूं, एक छोटा सा पौधा होता है जो हाथ में रगड़ने पर बहुत मतलब क्या होता है? जलन होता है। ठीक है, खुजली टाइप का होता है। तो दोस्तों ये 63 का इसमें जो बिच्छू बूटी में होता है वो होता है दोस्तों मेथेनोइक एसिड। याद रखिएगा, नेटल का डंक या फिर बिच्छू बूटी जो भी बोलिए, यहाँ पर नेटल डंक भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 64 डैश बेकिंग सोडा है, तो आप लोग सभी बोल दीजिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों उसी को बेकिंग सोडा बोलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्या देखिए, बोराक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बोराक्स मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है Na2BaO7.10H2। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, देख लीजिए, कहीं अगर पूछ दिया एग्जाम में तो फिर आप लोग लिखना पड़ेगा। Na2B4 ओके, और O7.10H2 होता है। ठीक है, ये H2 क्रिस्टल होता है। ये होगा बोरेक्स का सूत्र। ठीक है, इसको हम लोग सुहागा भी बोलते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बोरक्स का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग सुहागा बोलते हैं। ठीक है, तो बोरक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है, तो इसका किसका? वॉशिंग सोडा का होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सोडियम लग रहा है, Na2 होता है ना, Na2SO4.NH2O होता है। तो इसमें क्या देखिए, सोडियम कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। 65 का बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सॉरी बेकिंग सोडा नहीं, यहाँ पर वॉशिंग सोडा, Na2SCO3 वॉशिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा तो जो खाने का सोडा हो गया, यहाँ पर वॉशिंग सोडा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बेकिंग सोडा तो होता है जो खाने वाला सोडा, तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा होगा। अब Na2CO3 ही फॉर्मूला होगा, नाम में थोड़ा गड़बड़ होगा। ठीक है, तो 65 का इज द राइट आंसर। ओके, और बोरेक्स का सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है?
उसका सूत्र। तो इसको याद रखिए दोस्तों, CaSO4.12H2O, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर जिप्सम का भी पूछ सकता है। जिप्सम आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कौन कौन नाम सुना है जिप्सम का? जिसको हड्डी तोड़वाया है तो ही जानेगा इसका नाम, ठीक जी हाँ, क्योंकि जिसका हड्डी टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने के लिए प्रयोग होता है जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो जिप्सम का दोस्तों सूत्र याद रखिएगा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोले तो CaSO4.12H2O, ये सही उत्तर, ठीक है। लेकिन जिप्सम का बोले तो फिर ये वाला हो जाएगा CaSO4.2H2O। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। 66 का सी इज द करेक्ट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O। 67, धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को डैश कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। पतली तार में जो खींचते हैं उसको कौन सा गुण बोलते हैं? तो दोस्तों उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि लचीलापन। और हिंदी जो साइंस में ये तन्यता लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए तन्यता नहीं लिखा है, लचीलापन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाला ठीक है डक्टिलिटी, और हिंदी में क्या हो जाएगा, लचीलापन। ओके, पतली तार में खींचा जा सकता है किसी धातु को, तो उससे क्या कहते हैं, उसका तन्यता कहा जाता है। और जब पीटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धयता कहते हैं। अगला 68, डैश अत्यंत आघात वर्धनीय धातु है। तो आघात वर्धनीय मतलब क्या, जिसको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे आघात वर्धनीय धातु दोस्तों यहाँ पर सोना है। सोना को पीट कर बहुत ही पतला चादर यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब चादर मतलब क्या, चादरा टाइप का। तो सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय, मतलब पीट कर एकदम पतला किया जा सकता है, बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। तो 68 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 69, डैश गैर धातु है लेकिन चमकदार है। बोल रहा है डैश धातु गैर धातु है, मतलब धातु नहीं है, क्या है, नॉन मेटल है, ये अधातु है पर चमकदार है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन अधातु है, अधातु होते हुए भी ये क्या है, चमकदार है। अपवाद है, केमिस्ट्री में अपवाद का भरमार है। ओके, 97 क्या है, डैश ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। मतलब बोल रहा है कौन ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोग का एक रिएक्टिविटी टेबल आता है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। उसमें सबसे पहले होता है सोडियम, ठीक है, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, ये सारा चीज़ होता है, ठीक है, और बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम तो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये तो अभिक्रिया कर ही लेगा। कैल्शियम भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट, सोडियम के बाद यहाँ पर कैल्शियम होता है, ठीक है, सोडियम के बाद कैल्शियम होता है। कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, लेकिन दोस्तों मैग्नीशियम देखिए सबसे नीचे है यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम से भी नीचे मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम दोस्तों जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों, आप देख सकते हैं पोटेशियम तो सबसे ज़्यादा है, सोडियम भी है, सोडियम के बाद यहाँ पर सी आएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम थोड़ा सा कम अभिक्रियाशील है, तो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते यहाँ, ठीक है। चलिए 71 नंबर, ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं समझा करके बता रहा हूँ। देखिए आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे बेसिस पर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और जो मैं बीच बीच में कोई चीज़ बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट उससे सवाल आ सकता है, इसलिए वीडियो को देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। मान लीजिए बीच में कोई ऐसा वर्ड बोला हूँ और वो अलग एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। भले आप लोग इसको 1.5 स्पीड में देख लीजिए, 2 गुना स्पीड में देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर पूरा को, ठीक है। देखिए क्या, बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज के, देखिए हिंदी का लैंग्वेज है ना थोड़ा हार्ड टफ होता है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा आसान होता है लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी में 1-2 लैंग्वेज मतलब अजीब टाइप का लिखा है। देखिए बहुत पतला HNO3, बहुत पतला HNO3 अब क्या होता है, जिसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है, डाइल्यूट HNO3। तो होता है ना तनु, इसको तनु विलयन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत पतला नहीं लिखना चाहिए था इनको, यहाँ पर तनु लिखना चाहिए तो बच्चा लोग समझता। तो वही बहुत पतला तनु, तो वही तनु HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से गैस विकसित होता है। मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व डैश गैस। तो इसका दोस्तों हो जाएगा H2, ठीक है। मैग्नीज दोस्तों यहाँ पर जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, HNO3 के साथ, तो कौन सा गैस निकलेगा इसमें, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम दोस्तों अभिक्रिया में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई इस तरह का निकलने आता है और अगर आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो आपको हाइड्रोजन गैस मार दीजिएगा, सही हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं तुक्का टाइप का बताया। 71 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग का अगला, अब देखिए जो मैंने अभी बताया आप लोग को, प्रतिक्रिया का क्रम है, यानी कि रिएक्टिविटी टेबल। अभी मैंने पहले कुछ क्वेश्चन में बताया ना कि रिएक्टिविटी टेबल याद कर लीजिएगा, देखिए उसी से एक सवाल है, तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ बीच बीच में जो मैं कह रहा हूँ ना उसको जरूर कर लीजिएगा, और जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको भी। अब मैंने रिएक्टिविटी टेबल बताया आप लोग को, बताया कि नहीं अभी, तो उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है वो देखिए, ठीक है। तो रिएक्टिविटी टेबल आप लोग क्या होता है, KNA
कैल्शियम, मैग्नीशियम, खुद आप लोग आंसर बोल दीजिएगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है, फिर पीबी होता है, लेड होता है, तो इस प्रकार। तो आप लोग इसको देखिए, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर धीरे धीरे घटते जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पोटेशियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम दिख रहा है आपको ना, क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम है, मतलब मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद Fe। तो देखिए मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद Fe, यानी कि आपको क्या वाला सही लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Fe सबसे कम इसमें से, ठीक है। इसमें से और सीरीज है, लंबा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में वो टेबल मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे देखिए 2 क्वेश्चन आपका हो गया, तो याद कर लीजिएगा इसको जरूर, ठीक है, मेरी एक्टिविटी टेबल को बहुत काम आता है। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल हाजिर हो 73 नंबर, सिनेबार, जिसको सिनेबार बोलता है, ठीक है, सिनेबार डैश है। तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क होता है, ठीक है, अयस्क। अब बोलिएगा सर अयस्क मतलब क्या होता है, तो अयस्क मतलब जो मूल रूप में पृथ्वी से निकलता है ना, पृथ्वी के भूपरपट्टी के अंदर जो ओरिजिनल रूप में होता है, वो तो शुद्ध नहीं होता है, बहुत गैंग उपस्थित रहता है। गैंग मतलब धुलकन रहता है, कुछ ऑक्साइड रहता है, मतलब वो क्या, वो मिक्स रहता है, ठीक है, तो उसको निकालते हैं उससे। तो सिनेबार जो है उसमें से हम लोग मरकरी निकालते हैं, मरकरी का अयस्क है। तो 73 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि HgS। HgS क्या है, ये सिनेबार का अयस्क है, ठीक है। आप लोग तो ये हो गया सिनेबार का, ठीक है, सिनेबार। अब इसमें भी पूछ सकता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो डायरेक्ट मरकरी लिखना होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको निकालते हैं मरकरी को। सिनेबार क्या है, सिनेबार डैश, उसका फॉर्मूला पूछा है तो HgS हो जाएगा। ओके, ये मरकरी का अयस्क है, अयस्क। 74 सल्फाइड अयस्कों को डैश द्वारा ऑक्साइड्स में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जब भी पृथ्वी से हम लोग कोई भी चीज़ निकालते हैं, तो या तो वो लोग सिर्फ सिंपल ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ऑक्साइड मतलब क्या, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड के फॉर्म में। तो दोस्तों जब ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है ना, उसको उससे निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे आप लोग गर्म कीजिएगा ना, तो उसका मूल धातु निकल के बाहर आ जाता है। जैसे आयरन ऑक्साइड को गर्म कीजिएगा या फिर कुछ भी, मतलब जो ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आयरन ऑक्साइड, जो ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है उसको सिर्फ गर्म करने से ही दोस्तों उसका मूल धातु निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। मैं अगर एग्जांपल लूँ आयरन ऑक्साइड का, तो आयरन ऑक्साइड को फिर गर्म कीजिएगा तो आयरन बाहर आ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया, ये नहीं कि आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में ही होता है, ठीक है, हम लोग को ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलता है, ये नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है सल्फाइड, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में मैं बता दूं जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उसको क्या करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा उसको निकालते हैं, ठीक है, जो लास्ट में रहता है एकदम, ठीक है, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और सक्रियता श्रेणी जो सबसे नीचे होता है, यानी कि जो बहुत ही कम रिएक्टिव, जैसे सोना हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सारा चीज़ को हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग बाहर आ जाएगा वो सामान, ठीक है। तो हम लोग पता है सोना को गला करके ओरिजिनल सोना निकाला जाता है। क्यों गलाया जाता है, क्योंकि उसमें से शुद्ध सोना निकालने के लिए, वो तो बहुत सारा चीज़ का अयस्क मिला हुआ रहता है ना, मतलब गैंग मिला हुआ रहता है सोना में, ठीक है, अयस्क फॉर्म में रहता है, तो उसको मूल सोना निकालने के लिए उसको गर्म करते हैं, सोना बाहर आ जाता है। अब एक बीच में भी होता है, ऐसा कुछ मेटल होता है जो मतलब बीच में रहता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील भी नहीं होता है और कम अभिक्रियाशील भी नहीं होता। उनको क्या करते हैं, उनको दोस्तों गर्म करते हैं कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ उसको गर्म करते हैं। पहले उसको गर्म किए, गर्म करके उसको दोस्तों पहले ऑक्साइड के फॉर्म में ले आते हैं, फिर ठीक है, फिर उसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो उसमें से वो चीज़ निकल के आ जाता है। और जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील वो होता है विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ में समझ लीजिए सिंपल में, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है यानी कि सोना, ये सब उसको हम लोग सिर्फ गर्म करेंगे तो धातु निकल आ जाएगा, ठीक है। जो मीडियम में होता है, ठीक है, वो सल्फाइड के टर्म में होता है, सल्फाइड के रूप में, ठीक है। तो उन सब को हम लोग दोस्तों क्या, उसको गर्म करेंगे कार्बन के साथ तो बाहर निकल जाएगा। और क्या, जो सबसे टॉप मोस्ट रिएक्टिव होता है उनको क्या करना पड़ता है, विद्युत अपघटन से, उसके विद्युत अपघटन के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। ओके, चलिए इसको थोड़ा समझने वाला था, अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 75 बोला Fe2O3 + 2Al gives 2Fe + Al2O3 प्लस हीट। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, देखने से तो लग रहा है ना विस्थापन अभिक्रिया, जी हाँ विस्थापन अभिक्रिया ही है। लेकिन समझ लीजिए, विस्थापन ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें हीट निकलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं
विस्थापन अभिक्रिया तो है, ये क्या कर रहा है AlFe3 को विस्थापित कर दे रहा है Fe को, लेकिन इसमें क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी निकल रहा है। आप लोग देख सकते हैं पर क्या हीट निकल रहा है। तो जब भी दोस्तों हीट निकलता है ना तो ये थर्मिट अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है, थर्मल प्रतिक्रिया, मतलब थर्मिट प्रतिक्रिया। तो 75 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यहाँ देखिए हीट निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा थर्मिट अभिक्रिया। विस्थापन भी सही है लेकिन विस्थापन पूरा सही नहीं है। विस्थापन ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें हीट निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। चलिए 76, हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण डैश लेप है, ठीक है। आप लोग देखेंगे हवा के संपर्क में आता है तो चांदी के कुछ पदार्थ जो है क्या काले होते हैं। आप लोग रूपा का, चांदी मतलब क्या रूपा, ठीक है, लड़की का नाम नहीं, जो आप लोग पहनते हैं जिसका हार, रूपा का हार नहीं, माला होता है अंगूर में, ये सारा चीज़ पायल होता है, तो उसको दोस्तों हम लोग जब पहनते हैं तो हवा के संपर्क में जब आता है तो वो काला हो जाता है, उस पर एक परत चढ़ जाता है। तो ही पूछा है इसका कारण डैश लेप है, मतलब किसका परत चढ़ता है इस पर, ठीक है, कौन चीज़ का परत चढ़ता है। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड का इस पर परत चढ़ जाता है। तो 76 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट, कांस्य डैश का एक मिश्र धातु है। दोस्तों ये कॉपर प्लस टीन का होता है, यानी कि Cu प्लस Sn, याद कर लीजिएगा। देखिए एक आप लोग का मिश्र धातु से सवाल आएगा ही, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, Cu प्लस Sn इज द राइट आंसर। 77 का बी सही हो जाएगा। 78 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डैश मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं डैश इज एन एलॉय यूजिंग फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। वेल्डिंग के लिए कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है, सोल्डर का ना। तो दैट इज ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अरे ये क्या सवाल है भैया, आप लोग बोलिएगा ना, आसानी है बिल्कुल, सोल्डर। अब हिंदी में देखिएगा मिलाप, तो आप लोग कन्फ्यूज या हो जाएंगे, अरे मिलाप क्या होता है, तो इंग्लिश को भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल अगर हिंदी में नहीं बन रहा है तो उसको इंग्लिश भी जरा देख लीजिएगा, सोल्डर मार दीजिएगा। कोई इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल बनता है। ओके, सीएनजी का मुख्य घटक है, सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि जो हम लोग बाइक में भरते हैं, ठीक है, वही सारा चीज़। तो इसमें मुख्य घटक दोस्तों क्या होता है, तो इसका मुख्य घटक दोस्तों होता है क्या होता है मीथेन, ठीक है। सीएनजी का दोस्तों हम लोग का मुख्य घटक होता है मीथेन, ठीक है, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम गैस, ऑटोमोबाइल फ्यूल जिसको बोलते हैं, जो गाड़ी में भरते हैं, ये सारा चीज़, ठीक है, ये होता है मीथेन। आपको एलपीजी भी पूछ सकता है, ठीक है, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वो क्या जो हम लोग खाना पकाते हैं वो गैस हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों हम लोग को क्या है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए डैश को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स डैश इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो 80 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा निकेल, ठीक है, यानी कि बी। दोस्तों निकेल को इसमें कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल हम लोग है दोस्तों कि इथेनॉल का निर्जलीकरण डैश देता है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए, डिहाइड्रेशन मतलब जब जल निकल जाता है, ठीक है, इथेनॉल मतलब जब इथेनॉल से हम लोग जल को निकाल देते हैं। आप लोग कभी सुने होंगे कि शरीर आप लोग बहुत जब पेट खराब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जब लैट्रिन जाता है, कहता है डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब क्या पानी निकल गया, फिर आपको ORS का घोल पिलाया जाता है। तो उसी प्रकार इथेनॉल में से जब पानी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इथीन, ठीक है, याद कर लीजिए। इथेनॉल में से जब हम लोग उसका पानी निकाल देते हैं तो क्या बचता है, इथीन बचता है। 81 का सी, ये रिएक्शन होता है, ठीक है, तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट 82, पानी में एसिटिक एसिड डैश घोल को विनेगर कहा जाता है। पानी में एसिटिक एसिड को जब घोलते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड का कितने % हम लोग घोलते हैं तो उसको विनेगर कहा जाता है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, एसिटिक एसिड का सूत्र भी पूछ सकता है, तो एसिटिक एसिड का सूत्र को क्या हम लोग कहते हैं, क्या लिखते हैं, कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है। पानी में एसिटिक एसिड डैश घोल को विनेगर कहा जाता है, तो कौन सा घोल को कितना % होता है। ऐसा नहीं कि पूरा एसिटिक एसिड को हम लोग विनेगर बोल देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम लोग। डैश सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक, कितना % एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, कितना %, तो दोस्तों ये होता है 5 to 8%, ठीक है। जब एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन को हम लोग घोलते हैं, मतलब 5 से 8% एसिटिक एसिड रहता है पानी में, तो हम लोग उसको बोलते हैं ये विनेगर है, ठीक है। पानी का घोल, उसमें 5 से 8% क्या रहेगा, एसिटिक एसिड, उसी को विनेगर कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में यह आता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिए एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है। परिशुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक, तो इसको तो भैया रटना ही पड़ेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, परिशुद्ध यानी कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
290 केल्विन। ओके, अगला, स्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है जिसे डैश कहते हैं। स्टर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं सैफोनिफिकेशन। ओके, ये आप लोग का थ्योरी है, इसको सैफोनिफिकेशन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तत्वों के गुण उनके डैश के आवधिक कार्य है। तो आप लोग सभी जानते हैं तत्वों का गुण किस पर डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्या है? तत्वों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है। ठीक है, आप लोग पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो उसी पर डिपेंड रहता है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। 86, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अवधियां हैं। कितने सारे अवधियां हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश पीरियड्स, पीरियड्स होता है और कॉलम होता है। तो कितने सारे पीरियड्स होता है? तो दोस्तों पीरियड्स होते हैं कितना? 7। ठीक है, 86 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं यहाँ पर कॉलम पूछता तो कॉलम कितना हो जाता दोस्तों? कॉलम हो जाता 18। ठीक है, कॉलम कितना होता है? 18, और यहाँ पर क्या बोलता है? पीरियड्स कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7। अगला सवाल देखिए क्या है, 86 का सी हो गया। 87, मेटेलॉइड्स इज, मेटेलॉइड धातु रूप जो है डैश है। मेटेलॉइड 4 को देश में क्या है? कार्बन तो नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, लोहा भी नहीं है, यानी कि सिलिकॉन क्या हो जाएगा आप लोग का? मेटेलॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन के एम सेल में डैश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लोग को पता है MKLMN, ये पहला K सेल हो गया, फिर L सेल हो गया, फिर M सेल हो गया, फिर N सेल होता है। ठीक है, फिर N सेल होता है इसे। तो बोला क्लोरीन का जो M सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, तो क्लोरीन के हम लोग जानते हैं इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17। ठीक है, इसको जब इलेक्ट्रॉन में विन्यास करते हैं तो क्या होता है? 2,8,7। तो पहला में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार दूसरा में कितना होगा? यहाँ पर 8 को हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा में कितना हो जाएगा? देखिए K हो गया, ये L हो गया, ये M सेल हो गया। तो M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बिल्कुल सही उत्तर। 88 का 7। 89 नंबर देख लीजिए, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल गिव्स X प्लस पानी। जब भी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बहुत कोई धातु ऑक्साइड। चलिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे समझिए। धातु ऑक्साइड मतलब चलिए सोडियम ऑक्साइड कोई दिखाता हूँ, Na2O, ये धातु ऑक्साइड हो गया। सोडियम क्या धातु है? ये जब अम्ल यानी कि मान लीजिए HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा ये? तो ये क्या बनाएगा? Na और Cl मिलकर NaCl बना लेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? ये जो H2 है दोस्तों, ये H2 और ये O, ये मिलकर जल बना लेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलता है? संतुलित कर लीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2NaCl। मतलब क्या बना रहा है? नमक बना रहा है और जल बना रहा है। यहाँ देखिए X का भी क्या होगा? नमक और पानी बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी धातु ऑक्साइड को हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, तो उसमें नमक यानी कि लवण और जल प्राप्त होता है। तो X का भी क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, यानी कि नमक हो जाएगा। तो आप लोग खुद ही बोल सकते हैं सर नमक होगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोनियम आयन दोस्तों ये होता है H3O+, याद कर लीजिएगा। यहाँ सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, H+ को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन, और OH- को दोस्तों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, पूछ सकता है कुछ भी एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। मैग्नीशिया के दूध का पीएच है, पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान यहाँ पर पूछ रहा है कितना होता है? तो दोस्तों ये तो बेस होता है ना, तो 7 से तो ज्यादा ही होगा ना, तो सब तो 7 से ज्यादा है सर, क्या होगा? तब तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो 91 का दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसका होता है 10.5। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। ओके, 91 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, शुक्र का वातावरण डैश के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है दोस्तों, उसका जो वातावरण एटमॉस्फेयर है, हम लोग एटमॉस्फेयर क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ। लेकिन जो शुक्र का वातावरण है दोस्तों, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का वातावरण, मतलब जाइएगा ना आँख सब जलने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए तो सिर्फ पृथ्वी में जीवन संभव है, बाकी ग्रहों में जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। तो शुक्र का दोस्तों जो वातावरण में वहाँ क्या है? H2SO4 का घना बादल, सफेद और पीले घने बादलों से बना है H2SO4 का। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टमाटर में डैश एसिड मौजूद है। सभी लोग कहेंगे भैया ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि 93 का ए।
ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि जब नमक को घोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड तो उसको बोलते हैं ब्राइन, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं खारा, ठीक है। खारा हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ब्राइन भी लिखा हो सकता है, मान लीजिए ऐसे करके आप लोग लिख देगा ब्राइन, ठीक है, तो ब्राइन ही टिक करना है, ब्राइन होता है, ठीक है, ब्राइन को याद रखिएगा। जब नमक को घोलो क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर डैश का प्रतिनिधित्व करता है, अरे भैया प्रतिनिधित्व करता है मतलब उसी का सूत्र पूछा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र सभी लोग जानते हैं CaOCl2 होता है, यानी कि ऑप्शन सी 95 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैं आप लोग का एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ सूत्र बताऊंगा पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, तो कौन कौन चाहते हैं कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है, तब मैं ला दूंगा जल्द ही। नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2 होता है ना, उसको जब क्रिस्टलीकरण करते हैं मतलब क्रिस्टल को हटा देते हैं, तो क्रिस्टल मतलब क्या, जो 10H2 है, जो H2O का पार्ट है वो हट जाता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा धुलाई का सोडा बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। 97, डैश को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के प्लास्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, डैश इज यूज्ड एज ए प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, किसका प्रयोग करते हैं भैया, ठीक है, तो मैंने अभी आप लोग कहा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका प्रयोग करते हैं हड्डियों, टूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4.12H2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यही जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ देर जब रहता है प्लास्टर करने के बाद हवा से पानी से अभिक्रिया करता है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, फिर ये जिप्सम बना लेता है, ठीक है, यानी कि CaSO4.2H2 बना लेता है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सही उत्तर, यानी कि 97 का सी इज द राइट आंसर। 98, डैश धातु कमरे के ताप पर लिक्विड होता है, तरल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, यहाँ पर धातु बोला है तो याद रखिएगा, अगर धातु पूछा है तो बोलना है मर्क्यूरी, अगर अधातु पूछता है तो होता है ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पर धातु बोला है तो क्या हो जाएगा, मरकरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर अधातु पूछता है तो अधातु की जब होता है तो ब्रोमीन, ऑप्शन ए हो जाता। 98 का बी इज द राइट आंसर। 99, प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अप्रूप धातु कौन सा है, प्रकृति में सबसे कठिन पदार्थ क्या है, हीरा, कठोर मतलब सख्त, तो यहाँ पर डायमंड इज द राइट आंसर। और आज का अंतिम सवाल और इस वीडियो का भी अंतिम सवाल और इस केमिस्ट्री का भी अंतिम सवाल क्या है, डैश उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो पहले समझ लीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता ही है, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो Al2O3 ये बहुत एग्जाम में आया है, मैंने बहुत बार देखा है इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये। Al2O3 दोस्तों जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोग केमिस्ट्री का सवाल जो कि आप लोग बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा सभी लोग, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम मैथ का लाएंगे, ट्राई करेंगे इसको भी आसान भाषा में लोग समझा पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा तो दोस्तों उससे हमें भी अच्छा लगेगा और जल्द से जल्द सारा सोल्यूशन अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, चलिए मेहनत कीजिए, शुरुआत हो चुका है, अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ मेहनत कीजिए, लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।